दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास पहला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा 57 समझौते, 17 बिग डील, 105 अरब डॉलर का बूस्टर इन्वेस्टमेंट, 5 देशों से इतना कुछ लाए मोदी की राहुल की बोलती बंद हो गई। 3 दिन 3 देश, लगातार 3 पुरस्कार, कुल 33 अवार्ड पाने वाले मोदी ने दुनिया को कैसे अपना मुरीद बना लिया है, यह आज आप देखने वाले हैं। 6 दिन बैक टू बैक विदेश में मीटिंग, दिल्ली लौटते ही मोदी ने बुला ली कैबिनेट मीटिंग। क्या फैसला होने वाला है बड़ा? मोदी शाह को बताया गद्दार तो राहुल पर फायर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्या बवाल काट डाला है, राहुल पर कहां एफआईआर होने वाली है, यह भी आपको बताऊंगा। देश में तेल की कमी नहीं तो पेट्रोल पंप पर नो डीजल का बोर्ड क्यों? क्या देश में इलीगल स्टॉकिंग शुरू हो गई है? पाठशाला में ग्राउंड रिपोर्ट। पीएम मोदी की 5 देशों की विदेश यात्रा जबरदस्त सफल रही, 100% स्ट्राइक रेट कहा जा रहा है और इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि जितना उन्होंने कर दिया है 5 दिन में, 5 देशों के साथ 6 दिन में, उसमें कोई आप अगर पूछ लें कि कितना काम हो सकता था तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये 100% है कि 1000%। आप देखिए कि मोदी जिस देश में गए वहां 1-2 नहीं 10-10 डील उन्होंने कर डाली। कुल 57 डील लेकर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इंडी गठबंधन को ना डील की फाइलें दिखाई दे रही है ना मोदी की मेहनत। जैसे राहुल गांधी को सिर्फ मेलोडी चॉकलेट दिखाई दे रही है, उसी तरह इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को पैसे की बर्बादी से दिखाई दे रही है और फालतू की विदेश यात्रा उन्हें लग रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जो दुनिया देख रही है वो देश में कुछ नेताओं को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। 6 दिन के रैपिड राउंड में पीएम मोदी ने 5 देशों के साथ भारत की डील की। चैलेंजिंग टाइम में भारत को बाहर निकालने का रास्ता भी बना। 75 साल की उम्र में पीएम मोदी ने 5 दिनों के भीतर जो कर दिखाया वो सबके बस की बात नहीं। अब देखिए कि मोदी ने 30 से 35 हाई लेवल मीटिंग और प्रोग्राम अटेंड किए, 10 से 12 बायलिटरल मीटिंग अटेंड की, सीओ राउंड टेबल्स और नॉर्डिक समिट का भी हिस्सा बन गए। इतना सब कुछ कर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम जो विपक्षी नेता वो कह रहे कि क्या करने गए थे, घूमने गए थे। आज भारत लौटते ही बिना ब्रेक लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मोदी ने बैठक भी बुला ली है और इस बैठक में डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा हुई। अब सोचिए कि आप कहीं किसी शहर जाते हैं, लौट कर आते हैं तो आप कितने हैरान परेशान रहते हैं कि भाई थोड़ा सा बिस्तर मिल जाए। इधर मोदी जी को देख लीजिए। राहुल गांधी पर बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे भड़के हुए हैं कि आज जयपुर में सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को वो गुस्सा भी दिखाई दिया। लखनऊ में राहुल के खिलाफ कंप्लेन हो गई। क्या राहुल गांधी पर एक और एफआईआर होने वाली है? आगे आपको बताने वाला। इधर सरकार कह रही है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल पंप पर भर भर के तेल है। तो फिर देश के कई राज्यों में पेट्रोल पंप पर नो डीजल पेट्रोल का बोर्ड क्यों लगा दिया गया? कई पेट्रोल पंपों के मालिक तेल सप्लाई ना करने का रोना क्यों रो रहे हैं? आज पाठशाले में आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाला। लेकिन सबसे पहले एक ट्रेंड। मोदी जी क्या करने वाले हैं? देश को उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं और विदेश चले जाते हैं। इसने बड़े परिणाम भारत के भविष्य के लिए उत्पन्न करे। 57 आउटकम राहुल गांधी जी ने इस बार गद्दार कहा है ऐसे महानुभाव को, तो गद्दार शब्द को अब वो साबित करें और बताएं कि ये लोग गद्दार कैसे हैं। इस पंप पर साफ तौर पर रस्सी खींची हुई है क्योंकि पेट्रोल पंप इनके पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए रस्सी इन्होंने साफ तौर पर लगाई हुई है। पीएम मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा करके वापस दिल्ली लौट आए हैं। आज सुबह वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में कदम रखते ही उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। मतलब यहां लोग एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करने के बाद एक दिन रेस्ट करना चाहते हैं। आप कहीं से आते हैं जाते हैं तो आपको नहीं लगता अरे कमर में दर्द है, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। आज दिल्ली से पटना आए हैं, एक दिन का आराम तो करने दीजिए। कहते हैं भाई लोग, हमारे आपके जैसे लोग कहते हैं, करते हैं क्योंकि थक जाते हैं। लेकिन देखिए 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा करने के बाद फिर आए दिल्ली तो एकदम बोले कि नहीं, सारे मंत्रियों को बुलाइए, चर्चा करेंगे कि किसके पास क्या काम है और क्या काम किया है। रिपोर्ट कार्ड मंगवा ली, सब पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी को देखिए कि 75 साल की उम्र है उनकी, जो मैं बता रहा हूं आपको, और कितने एक्टिव हैं भाई। 6 दिनों तक विदेश में रहे, 5 देशों की यात्रा कर ली, मीटिंग पर मीटिंग करने के बाद वो थक नहीं रहे। इसलिए लोग कह रहे हैं ना
कि मोदी जी इतने एक्टिव रहते कैसे हैं आप। आज 7वें दिन भारत लौटते ही उन्होंने सभी मंत्रियों को लेखा जोखा लेकर बुला लिया कि आओ सारे रिपोर्ट्स कार्ड लेकर आ जाओ कि क्या क्या काम हुआ है, इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए, ये भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले अभी देखिए कि पीएम मोदी 6 दिनों में 5 देशों की विदेश यात्रा से क्या क्या करके लौटे। पीएम मोदी ने 5 देशों के साथ 57 ऐतिहासिक समझौते किए हैं, जिसमें से पीएम मोदी ने 17 बड़ी डील साइन की है, 3 देशों और संगठन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, 105 अरब डॉलर का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। कह रहे थे ना ये विपक्षी पार्टी के नेता कि क्या करने गए हैं, क्या लेकर आएंगे, बताइए भाई इनको कि पढ़ लिख लिया करो थोड़ा सा। 105 अरब डॉलर का भारी भरकम का इन्वेस्टमेंट आया है। डेनमार्क जैसे देश ने भारत को वन ऑफ द बिगेस्ट पावर कह दिया है। भारत वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद साझेदार बनकर उभर रहा है। भारत को ग्लोबल डेवलपमेंट का नया ग्रोथ इंजन माना जा रहा है। इसलिए हर देश भारत के साथ जुड़ना चाहता है, हर देश चाहता है कि भारत के साथ काम करे। इसके अलावा पीएम मोदी इस विदेश यात्रा से 3 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी लेकर लौटे हैं, जिससे पूरी दुनिया में 140 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान बढ़ गया है, गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। लेकिन राहुल गांधी सहित इंडी गठबंधन के जो नेता हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको ये सब उपलब्धियां लगती ही नहीं है। उनको लग रहा है कि अरे गए थे 4000 के प्लेन में घूमने के लिए गए थे। संजय राउत कह रहे हैं कि मोदी इटली से कोई मंत्र लेकर आए होंगे जिसे पढ़कर वो भारत की आर्थिक हालत को सुधार देंगे। जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम की यात्रा की उपलब्धियां गिनवाई। दोनों नेताओं को एक बार सुन लीजिए कि कौन क्या कह रहा है, उसके बाद आगे बढ़े। अब मोदी जी इटली में जाकर आए हैं तो लगता है भारत की स्थिति सुधर जाएगी। कुछ वहां से कोई मंत्र लाया होगा। भारत की हालत तो बहुत खराब है, आर्थिक हालत बहुत खराब है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग कतार में है, डीजल पेट्रोल रॉकेल। हाँ, तो क्या कर सकते हैं मोदी जी, क्या करने वाले हैं? देश को उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं और विदेश चले जाते हैं। ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्टेज पर नहीं थी। इसने बड़े परिणाम भारत के भविष्य के लिए उत्पन्न करे। 57 आउटकम एक प्रकार से भारत की आगे की विकास की रणनीति हो, भारत के आर्थिक यात्रा हो, भारत के आगे आने वाले दिनों में क्षमताएं बढ़ाने की बात हो, आत्मनिर्भरता मजबूत करना हो, जनजीवन में लोगों को सुविधाजनक वस्तुएं उपलब्ध हो, हर प्रकार से इस यात्रा में कुछ न कुछ लाभ भारत के हर वर्ग के लिए लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। अब एक बार देखिए टाइमलाइन, मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना काम करते हैं। 24 घंटे में आप सोच नहीं सकते कि इतना काम आप इतने घंटे कर सकते हैं। पीएम मोदी आज सुबह 9:44 पर दिल्ली लैंड होते हैं और शाम को 4 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक उन्होंने बुला ली। यानी कि मोदी 6 दिन बाद देश वापस लौटे और पीएम मोदी ने सिर्फ 6 घंटे का ब्रेक लिया और फिर काम पर लगे। लोग हैरान होते हैं कि 75 साल के पीएम मोदी को इतनी एनर्जी मिलती कहां से, वो थकते क्यों नहीं। यहां कोई एक दिन का सफर करके आराम करना चाहता है और यहां मोदी है कि अपना एक एक पल देश सेवा में खपा देना चाहते हैं। इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सम्मान देते हैं जो दुनिया के किसी दूसरे नेता को हासिल नहीं है। पीएम मोदी को मिले 33वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि पीएम मोदी सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक उन्होंने क्यों बुलाई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है मोदी 3.0 सरकार के 2 साल पूरा होने का मौका। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल से शायद यह जानना समझना चाहते हैं कि इन 12 सालों में देश में कितना रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हुआ है। माना जा रहा है कि यह बैठक करीब 4 से 5 घंटे तक चल सकती है और इसमें करीब 12 मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन होने वाला है। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। मतलब बैठक से पहले ही सभी मंत्रियों को कह दिया गया था कि वो दिल्ली में ही मौजूद रहे। इधर पीएम मोदी अपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो उधर पीएम मोदी के विदेश दौरे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस दौरे से पीएम मोदी ने भारत के लिए जो हासिल किया है वो बेमिसाल है, लेकिन इसके साथ साथ पीएम मोदी इंटरनेशनल अवार्ड का जो रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं वो भी चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है।
लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी जहां जाते हैं वहां के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें क्यों सम्मानित कर दिया जाता है। आप देखिए कि इस बार 5 देशों की यात्रा में 3 देशों ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। यानी कि पीएम मोदी ने 3 दिन के भीतर 3 देशों में लगातार 3 अवार्ड हासिल कर लिए। स्वीडन और नॉर्वे ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, तो इटली में पीएम मोदी को यूएन ने वो सम्मान दे दिया जिसे देखकर मोदी विरोधी गैंग को अलग ही आग लगी हुई। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि मोदी को अब तक कुल 33 अवार्ड मिल चुके हैं। कल इटली के रोम में पीएम मोदी को जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है उसके बारे में आपको बताता हूं। कल इटली में पीएम मोदी को FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। एग्रीकोला मेडल संयुक्त राष्ट्र के FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1977 से की गई थी। एग्रीकोला रोमन काल के एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। यह पुरस्कार FAO के डायरेक्टर जनरल देते हैं और इसे FAO का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। यह पुरस्कार उन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाता है जिन्होंने अपने कार्यकाल में असाधारण योगदान दिए। पीएम मोदी को यह अवार्ड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी बढ़ाने, भूख और गरीबी उन्मूलन, पोषण सुधार और स्थायी कृषि विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास और किसान कल्याण के लिए दिया गया है। पीएम मोदी FAO का एग्रीकोला मेडल पाने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कृषि विकास, भूख और गरीबी कम करने के असाधारण योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया था। सुनिए FAO का एग्रीकोला मेडल मिलने के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा। हमारे शानदार स्वागत और एग्रीकोला मेडल से सम्मानित करने के लिए मैं FAO के डायरेक्टर जनरल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा है कि 32 देशों ने पीएम नरेंद्र मोदी की जो अपना सर्वोच्च सम्मान देकर विश्वास का एकमात्र प्रधानमंत्री बना दिया है, जिसे 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला हो, वो सोचिए कि देश का कितना बड़ा नेता है। एक बार सुनिए। 32 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना उच्च स्तरीय सम्मान देकर विश्व का एकमात्र प्रधानमंत्री या विश्व नेता हो जिसको 32 देशों ने सम्मानित किया है। 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान भारत को मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 देशों ने और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, FAO ने सम्मानित किया। एक प्रकार से 5 देश, 5 दिन, लेकिन एक स्पष्ट संदेश। भारत विश्व पटल पर बड़ी मजबूती के साथ आज खड़ा है। विश्व भारत को सम्मान और विश्वास के साथ देखता है। अब देखिए कि यह तस्वीर देखकर किस भारतीय का सीना चौड़ा नहीं होगा? आपका नहीं होगा क्या? मेरा नहीं होगा क्या? अरे जो देश के लिए सोच रहा है वो देश के प्रधानमंत्री का सम्मान देखकर तो सीना चौड़ा करेगा ही, सम्मानित महसूस करेगा भाई। क्योंकि ये अकेले पीएम मोदी का सम्मान थोड़े ना है, ये पूरे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। इसलिए मुझे भी खुशी होती है जब कभी भी प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता है विदेश में, और आपको भी होनी चाहिए और होती ही होगी। लेकिन देश में कुछ लोग हैं जिनको नहीं होती है, जिन्हें मोदी को अवार्ड मिलते देखकर बहुत दुख होता है, पीड़ा होता है भाई उनको। आप देखिए कि दुनिया के 32 देश और संगठनों ने भारत के जिस प्रधानमंत्री को अपना सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार देकर सम्मानित किया हो, उस प्रधानमंत्री को उसके देश में ही अपमानित करने का कोई मौका कुछ लोग जाने नहीं देते। आलोचना से किसी को परहेज नहीं है, आलोचना लोकतंत्र में होना ही चाहिए, लेकिन अपमान, पर्सनल अटैक, इससे बचना चाहिए। लेकिन आज नहीं बच रहे हैं लोग, जो मुंह में आ रहा है बोल देते हैं मोदी के लिए। और मोदी पर पर्सनल अटैक करने में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रेस में सबसे आगे होते हैं, नंबर 1 दिखाई दे। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहते हैं, तो कभी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कह देते हैं, कभी वो पीएम के लिए तू तड़ाक वाली मर्यादित जो भाषा है, सड़क छाप भाषा जिसे आप कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कांग्रेस के मन से पीएम मोदी की मां को गाली तक दी जा चुकी है। कल राहुल गांधी ने पीएम को एक बार फिर से अपमानित किया, उनके लिए अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने पीएम को गद्दार कह दिया। रायबरेली की एक रैली में राहुल ने पीएम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को भी गद्दार कहा।
इसके बाद बीजेपी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सबका खून खौल उठा। इसी गुस्से में आज राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूंक दिया। तो लखनऊ में हिंदू महासभा ने राहुल के खिलाफ थाने में तहरीर दे डाली। सुनिए कि हिंदू महासभा के नेता राहुल पर कैसे भड़के हुए थे। माफी वीर हैं, सदैव ये ऐसे बयान देते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं और बच के ये चले जाते हैं। तो ये माफी वीर राहुल गांधी जी ने इस बार गद्दार कहा है ऐसे महानुभाव को। तो गद्दार शब्द को अब वो साबित करें और बताएं कि ये लोग गद्दार कैसे हैं। हॉर्मुज पर नाकेबंदी की वजह से ऊर्जा का संकट पूरी दुनिया में है, भारत में भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेट्रोल पंप बंद करने की नौबत आ जाए और पेट्रोल पंप पर जो डीजल पेट्रोल का बोर्ड लगा दिया जाए कि भाई अब पेट्रोल और डीजल नहीं है। ऐसी नौबत आ गई है क्या देश में? देश के कई शहरों में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब सरकार कह रही है कि भाई देश में तेल की कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर कुछ आई जिसे देखकर ऐसा लगा कि भाई देश में तो तेल है ही नहीं। खाड़ी देशों से सप्लाई का थोड़ा इशू जरूर है, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, 60 दिनों के लिए अभी खर्च के लिए तेल है, रिजर्व में है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज फिर कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल का स्टॉक मौजूद है, इसलिए पैनिक बाइंग ना करें। लेकिन आप देखिए कि देश में क्या हो रहा है। जयपुर की एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए जयपुर की यह तस्वीर है। यहां एक पेट्रोल पंप पर नो डीजल का बोर्ड लगा दिया गया है। सुनिए इस पेट्रोल पंप के मालिक और कर्मचारी बता क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, सुन लीजिए। वैसे क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? 2 दिन से हमारी सप्लाई नहीं आई थी और सप्लाई आज हमको मिल गई है। 24,000 लीटर गाड़ी आ रही है, दूधू क्रॉस कर गई। अब हम पेट्रोल को चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 2 दिन से लेकिन फ्यूल नहीं था? 2 दिन से हमारे पास फ्यूल उपलब्ध नहीं था। तो इसमें तो काफी दिक्कतें होंगी, लोग परेशान होंगे। तो होते ही हैं, परेशान तो होती है, परेशानियां सामने आती ही है। जब आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा तो गाड़ी में कैसे चलेगी, सीधी सी बात है। अब आपको ये इस बात की आशा है कि गाड़ी आ रही है? बिल्कुल 100%। मेरे पास मैसेज वगैरह सब आ गए ना, गाड़ी आ रही है, सब चीजें हमने पंप भी चालू कर दिया है, टेस्टिंग वगैरह लेके, और अभी आते ही सिस्टम चालू कर देते हैं। 2 दिन से क्यों नहीं मिल पा रहा था फ्यूल आप लोगों को? क्या अक्सर एक तो गाड़ी थी जो हमारी 25,000 लीटर वाली, वो डीजल हमारा वहाँ गया तो एक ही सप्लाई दे पा रहे हैं। वो 12 बजे वो वहाँ पे बंद कर देते हैं सिस्टम को, वहाँ पे जो फ्यूल देते हैं तो वो 12-1 बजे तक बंद कर देते हैं, उसके बाद वो भरते नहीं है गाड़ियाँ। इस पंप पर साफ तौर पर रस्सी खींची हुई है क्योंकि पेट्रोल पंप इनके पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए रस्सी इन्होंने साफ तौर पर लगाई हुई है। और जो लोग हैं वो भी यहाँ पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इन्हें पेट्रोल मिल नहीं पा रहा। लेकिन अब इनका कहना है कि 2 दिन बाद ही सही, लेकिन अब जो पेट्रोल की गाड़ी है वो इनके पंप पर आने वाली है। जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र में वो पहुंच गई है। कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में उम्मीद है इन्हें कि इनके पेट्रोल पंप पर फ्यूल की गाड़ी आ जाएगी, जिसके बाद आम लोगों को ये फ्यूल देने में सक्षम होंगे। तो वहीं तो अब गाड़ी में दिक्कत है, गाड़ी छोटी है, गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए तेल की दिक्कत है। अब समझिए, लेकिन इसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि देश में तेल की दिक्कत है, इसलिए पेट्रोल पंप पर ही बोर्ड लगा दिया गया। अब आइए अब आपको गुजरात लेकर चलता हूं। यहां डीजल की भारी कमी की बात कही गई है। कांडला मुंद्रा पोर्ट पर सैकड़ों ट्रक डीजल नहीं मिलने की वजह से खड़े हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स का धंधा ठप हो गया है, पोर्ट से सामान बाहर नहीं आ पा रहा है। यह हालत हो गई है कि ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के लोग अभी परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक बार सुन लीजिए। डीजल कमी होने के कारण लाखों लोगों की रोजगारी पर संकट खड़ा हुआ है। आज मेरा अखिल गुजरात ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, तो 12 लाख छोटे मोटे वाहन रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आज उनके ऊपर टिकने वाले, उनके ऊपर डिपेंडेंट कितने फैमिली होते हैं। आज एक ट्रक है तो कम से कम 8 से 10 लोगों की रोजगारी मिलती है। अगर एक ट्रक को आज डीजल नहीं मिला और घर पे खड़ी रह गई तो उनके 10 जनों की रोजगारी का क्या होगा। अब एक बार पंजाब के मोहाली का हाल भी आपको दिखा देता हूं। यहां तेल तो मिल रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप के कर्मचारियों का कहना है कि तेल सप्लाई नहीं आ रही है। उनके पास जो स्टॉक पड़ा है उसी में से वो तेल दे रहे हैं, यानी कि स्टॉक खत्म तो इस पेट्रोल पंप पर भी नो पेट्रोल डीजल का बोर्ड लगा दिया जाएगा। देखिए, सही एक पेट्रोल पंप पर मैं यहाँ पर आया हूँ। ये माँ जगदम्बे फिलिंग स्टेशन है, रूरल इलाका है, जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर ये पेट्रोल पंप है। और पत्र में ये भी कहा गया है कि जो किसान हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बुआई का ये सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन
तेल की जो आपूर्ति है, जो सप्लाई है डिमांड के अनुसार, वो नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर एक खासकर जो भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो पंप हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है, ऐसा एसोसिएशन ने कहा है। मेरे साथ एक किसान हैं जो अपना ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर आए थे। क्या नाम है भाई? जंग सिंह जी। जंग सिंह जी, किसानों को इस वक्त ज़्यादा डीजल की ज़रूरत होती है? हाँ जी, सीजन चल रहा जी, बहाई का खाद खूद गेर रहे हैं, सब कुछ बहाई हो रही है जी। तो डीजल मिल रहा है पूरा जरूरत के हिसाब से? और भी तो ठीक मिल रहा जी। उधर चंडीगढ़ में भी पेट्रोल पंप पर तेल सप्लाई की कमी का दावा किया जा रहा है। एक पेट्रोल पंप के मालिक ने दावा किया है कि उनका पेट्रोल पंप 3 दिनों से बंद पड़ा है, लेकिन फिर एक टैंकर तेल आया तो अब तेल की बिक्री चालू उन्होंने की है। सुनिए। इस वक्त हम मोहाली में हैं, एक भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर, और यहाँ के जो मैनेजर हैं वो मेरे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह जी, क्या स्थिति है जो आपके एसोसिएशन की तरफ से पत्र भी लिखा गया है, सप्लाई में कितना फर्क पड़ा है? सप्लाई तो घट आ रही है अगे नालों, तो फर्क है, लोगों जो मतलब पैनिक तो हो रही है। कुछ पेट्रोल पंप पे कहा कि ड्राई आउट हो गए। ये सानू शुक्रवार सप्लाई नहीं मिली, शनिवार नहीं मिली, संडे की छुट्टी आ गई। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। कॉकरोच जनता पार्टी केजरीवाल के करीबी की, कई पार्टियों को इंस्टा की आंधी में पछाड़ दिया, लेकिन पार्टी बनाने के पीछे असल मकसद क्या है?